हाँ जी, तो कैंसर का बात करें, कैंसर का जीन हम सबके बॉडी में है। कैंसर को बायोलॉजिकली एक टर्म यूज करते हैं ऑन्को, ठीक है, ऑन्को बायोलॉजिकल टर्म फॉर कैंसर। अगर आपसे बोले स्टडी ऑफ कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, कैंसरस जीन ऑन्कोजीन, और कैंसर का प्रिकर्सर जीन इज प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं? प्रोटो ऑन्कोजीन। चलेगा यहां तक? अब सुनिए, हम सबके बॉडी में कैंसर का जीन होता है, यानी हम सबके बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट है, ये नॉर्मली होता है। अगर किसी कारणवश ये प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गया, ठीक है, अगर किसी कारणवश ये प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेट हो गया तो दैट विल कॉज कैंसर। ठीक है, हम सबके अंदर अगर किसी तरीके से वो स्विच ऑन हो गया, असल में जीन स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है, ये हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में फिर से एक बार पढ़ लेंगे, वैसे भी क्रैश उसमें तो पढ़े भी नहीं है ना। तो हम लोग ये बात जानेंगे कि कैसे जीन स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है। तो प्रोटो ऑन्कोजीन नॉर्मली हमारे बॉडी में ऑफ है, अगर वो ऑन हो गया तो कैंसर हो जाएगा। ठीक, असल में कैंसर है क्या? व्हाट इज कैंसर? अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर। आपके बॉडी में नॉर्मली सेल डिवाइड कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा? अंजलि कर रहा सेल डिवाइड? रिद्धिका कर रहा है? एक झापड़ दोगी तो 2-4 सेल तो मरना ही मरना है। नहीं, सो रही थी इसलिए जरूरी है, 2-4 सेल तो मरना ही मरना है। अब वो 2-4 सेल को रिप्लेस तो करेंगे ना। तो पता चला कि एक बार किसी को कोई दोस्त से थप्पड़ मारा, गड्ढा बन गया, जो बना का बना ही रह गया, निशान ये कि हाँ ये थप्पड़ खाए थे। ऐसा थोड़ा ही होता है। जो मान लो यहाँ टच किए, यहाँ के सेल्स मरे, जो आधे घंटे में फिर से आ जाएंगे, घंटे में फिर आ जाएंगे, एक दिन में फिर आ जाएंगे। तो सेल तो डिवाइड हम सबके अंदर कर रहा है, यानी उस सेल डिवीजन को कंट्रोल करने का कोई ना कोई जेनेटिक मैकेनिज्म हम सभी के अंदर में है, सबके अंदर है। लेकिन अगर ये सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए, अगर ये सेल डिवीजन हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाए, तो ये कैंसर कॉज कर देता है। अभी मान लो एक सेल को डिवाइड करके 2 सेल बनाना था, लेकिन वो सेल रुका ही नहीं, डिवाइड करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है, और करते 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 मांस के लोथड़ा बना दिया, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर। कहीं भी हो सकता, ब्रेन में हो गया तो ब्रेन ट्यूमर, ठीक है। तो मांस का एक लोथड़ा बना दिया, यही तो है ट्यूमर, ठीक है। अब हर ट्यूमर भी कैंसर नहीं होता। कैंसर का 2 प्रॉब्लम है, एक तो सेल ग्रोथ होगा, और द सेकंड प्रॉब्लम ऑफ कैंसर इज कि वो फैलेगा। तो जैसे हम बोले कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता, किसी को अगर कोई ट्यूमर हो गया है मतलब ये नहीं कि उसको कैंसर हो गया है। ट्यूमर से दिक्कत नहीं है, ट्यूमर को काट के निकाल देंगे, बात सॉल्व हो जाएगा, या जब जब ट्यूमर बढ़ेगा तब तब काट देंगे। कितना समय लगता है ऑपरेशन करने में? आधा घंटा, निकल जाएगा, दिक्कत वो नहीं। तो जो ट्यूमर होता है, जो कैंसर होता है, वो 2 तरह का होता है, एक होता है मैलिग्नेंट और एक होता है बेनिग्न। बेनिग्न ट्यूमर नॉर्मल ट्यूमर है, ट्यूमर हुआ वहीं रहेगा। मैलिग्नेंट कितना ढीठ होता है ना, पहले सेल डिवाइड करना शुरू करा तो बहुत सारे सेल का मास बना दिया, ट्यूमर बन गया। अब क्या होगा, एक समय के बाद वो ट्यूमर फटेगा अपने आप, और फट के ब्लड में मिलेगा उसके सेल्स, और अब वो सेल पूरे बॉडी में ब्लड के साथ जहां जहां जाके जमा होगा वहां वहां भी ट्यूमर कॉज कर देगा। मतलब सोचो, हमारे शरीर में एक खून जो है ना, 1 सेकंड में या 1 मिनट में 72 बार घूमता है पूरे बॉडी में। हार्ट बीट 70 to 72 टाइम्स होता है, यानी 1 मिनट में 72 बार मैक्स। तो अगर कोई ट्यूमर फटा, तुम समझ रहे हो, 1 सेकंड में तो 72 बार पूरे शरीर में घूम गया। अब मान लो कोई सेल ब्रेन में रुक गया, कोई हार्ट में रुक गया, कोई टांग में रुक गया, कोई कहीं रुक गया, कोई कहीं रुक गया, क्योंकि जाना तो हर जगह है। और जहां वो सेल रुका, ब्रेन में भी ग्रोथ होगा, इधर भी ग्रोथ होगा, इधर भी ग्रोथ होगा, कहानी खत्म। ये प्रॉब्लम होता। तो हमारे जो मेजर रीडेड है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ट्यूमर से भी दिक्कत नहीं है, किससे दिक्कत है? मैलिग्नेंसी से। मैलिग्नेंसी इज द मोस्ट डियरफुल या फियरफुल फीचर ऑफ कैंसर। मैलिग्नेंसी से दिक्कत है, किसी को ट्यूमर हो गया उससे कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो सर, सेल के ग्रो करने से प्रॉब्लम क्यों होता है? हम कभी बताए होंगे कि हमारा जो ब्रेन होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बाल चुभाओ तो पार हो जाएगा, कभी बोले थे ये बात? नहीं, हमारा ब्रेन इतना सॉफ्ट टिश्यू है ना कि बाल तोड़ो और बाल को सटाओ,
बाल उस ब्रेन को छेद करता हुआ ई पार से ऊपर निकल जाएगा, इतना सॉफ्ट है। अच्छा, ब्रेन में कितने न्यूरॉन्स है तुमको पता है? अच्छा, सेल छोटा होता दिखता है? कोई सेल देखा? अंडा नहीं देखे कभी? अंडा खाए? नहीं खाए तो देखे तो जरूरी होंगे ना, सेल ही तो है। हमारे बॉडी का सेल कभी देखे? नहीं, हमारे बॉडी का सेल कभी नहीं देखे। इंडिविजुअल एज इन बल्ब तो देखे ही, खून निकलता तो सेल है, हाथ देखे तो सेल है, लेकिन इंडिविजुअल सेल को नहीं देखे। लेकिन ऐसा नहीं कि सेल कभी देखे ही नहीं, देखते हैं हम बिल्कुल। इट इज ऑल अबाउट नेकेड आईज, नंगी आंखों से देखना था, नहीं दिखेगा। अब माय पॉइंट इज कि जो ब्रेन इतना सॉफ्ट है कि एक बाल सट रहा है तो छेद हो जा रहा है, उस ब्रेन में कभी ऐसा हो कि मान लो कोई ब्लड वेसल फटा और खून का थक्का जम गया। भाई मान लो इतनी दूरी में मेरा एक ब्रेन था, इतनी दूरी में एकदम पूरा फुल, उसके अंदर एक खून का थक्का आ गया तो आसपास के सेल को दबाएगा, क्योंकि वो भी तो उसी में जगह खोजेगा। मान लो ये रूम पूरा पैक है, इस रूम में ब्रेन है और पूरा ये न्यूरॉन से पैक्ड है, एकदम पैक, फुल्ली पैक्ड। ये खोखला जगह तो कहीं नहीं होता ना, ऐसा थोड़ा है कि यहाँ पे छेद करेंगे अगर तो पहले थोड़ा सा हवा मिलेगा खोखला जगह, फिर मिलेगा कोई ऑर्गन, ऐसा थोड़ा ही होता है। लगातार कुछ ना कुछ सॉलिड है ना, हॉलो थोड़ा ही है। तो ये पूरा रूम भरा है ब्रेन से। अंदर में कोई एक प्रेग्नेंट फीमेल थी जो डिलीवर करी एक बच्चे को, तो जब तक बच्चा मां के पेट में था तब तक तो नॉर्मल बात था, क्योंकि मां का स्पेस के अंदर ही हट गया था। अब जब मां के पेट से बाहर निकला तो वो ग्रो करेगा तो अपना स्पेस खोजेगा। स्पेस कैसे लेगा? आसपास वाले को दबाएगा, जरा घसकिए जी, ट्रेन में 5 का सीट छठा भी हट जाएंगे, पतले पतले हैं सब लोग, होता है। थोड़ा आगे पीछे होकर बैठिए। तो अब क्या हुआ भाई, ओवरऑल द थिंग इज कि आपने आसपास वाले को दबाया, और एक ऐसा टिश्यू जिसमें ब्रेन बाल सटने में छेद हो रहा था, आप दबाओगे तो जाहिर सी बात है आसपास से न्यूरॉन डैमेज होना शुरू हो गया। इसीलिए जब ब्लड क्लॉट ब्रेन में होना तो दिक्कत हो जाता है। ब्रेन में ब्लड क्लॉट इसलिए दिक्कत, क्योंकि ब्लड क्लॉट, अरे एक ऐसा सेल जो दिख नहीं रहा है उसके पास तुम एक इतना बड़ा क्लॉट कर दो, क्योंकि क्लॉट तुमको दिख रहा है, समझ रहे हो? तुमको लगता है इतनी सा तो ब्लड क्लॉट है, भाई इतनी सा उस सेल के लिए पहाड़ है। तुम्हारे लिए वो इतनी सा है ना, लेकिन एक सेल जो दिख नहीं रहा है उसके लिए तो पहाड़ है वो। तुम एक पहाड़ रख दी वहां पे, आसपास से सब सेल मर रहा होगा, डैमेज होगा। चलो, अब ये बात ब्लड क्लॉट तक था, इस बार बात कैंसर का है। एक सेल आया था तो ठीक था, चलो झेल लिए किसी तरह, एक आध न्यूरॉन डैमेज हुआ, चलता है। अब वो बढ़ना शुरू हुआ और ट्यूमर बहुत बड़ा हो जाता है, पता है ना? आधा किलो का भी ट्यूमर निकलता है, 100 ग्राम का ट्यूमर, समझ रहे हो? ब्रेन से सॉफ्ट जगह में 100 ग्राम का ट्यूमर बचेगा कोई? चांसेस नहीं बचता, खाने खत्म होना है, इसलिए प्रॉब्लम है। अच्छा, मान लो ब्रेन में नहीं हुआ, किस्मत बहुत अच्छा था, ब्रेन में नहीं हुआ, कहीं और हो गया, तो क्या दिक्कत है? भाई साहब, आप डेली कितना रोटी खाती हो? तो ऐसे ही, चलो 2 रोटी वाले लोग का ही बात करते हैं। डेली 2 रोटी खाने वाले प्राणी, वो 2 रोटी मुश्किल से इसके शरीर को सपोर्ट किए हुए हैं, इसलिए हाइट इतना ही रुक गया। एक 2 और खाते तो और लंबा हो जाते। खाना खाया करो, सबको बोल रही है अभी फुल न्यूट्रिशन की जरूरत है, बॉडी ग्रोइंग है, और दूसरा कि अभी मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होने वाला है। खैर, तो 2 रोटी इसकी पूरी बॉडी को सपोर्ट कर रहा था। अब इसी तरह की कोई और में जो भी 2 रोटी खा रही थी, उसका पूरा बॉडी से सपोर्ट हो रहा था, उसके बॉडी में कैंसर हो गया। कैंसर नहीं बोलेंगे, सिर्फ ट्यूमर बोलते हैं, अभी ट्यूमर हो गया, आधा किलो का ट्यूमर। अब भाई साहब, वो 2 रोटी मुश्किल से पूरे शरीर को न्यूट्रिशन दे रहा था, उसमें आधा किलो का ट्यूमर और आ गया, तो आसपास वाले सेल से न्यूट्रिशन छीन लेगा, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, हम भी लेंगे, तो आसपास का सेल भूखा मरना चालू होगा। तो एक दिक्कत ये भी होता है कि आसपास के सेल्स स्टार्व यानी भूखे मरने लगते हैं, न्यूट्रिशन का कमी होने लगता है बॉडी में, क्योंकि नए सेल्स अननेसेसरली एनर्जी खींच रहे होते हैं। कैंसर का मेजर प्रॉब्लम पूरा निकाल दिया। अब एक बार जरा समझो थोड़ा सा तरीके से। कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, फैलता नहीं है। दूसरा, इसमें नॉर्मली जो सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन है कैंसर में, वो अनकंट्रोल्ड और नॉन रेगुलेटेड हो जाता है, जो कि नॉर्मल्स में रेगुलेटेड होता है। देख रहे हो? अच्छा, एक टर्म होता है कांटेक्ट इनहिबिशन। कैंसर सेल ये कांटेक्ट इनहिबिशन में लूज कर देता है। वही ट्रेन वाला एग्जांपल,
4 लोग बैठे हुए थे, 5वां आ गया। 5वां जब आया बोला भाई साहब जरा घसकिए, तो 4 लोग घसक गए, 5 लोग बैठ गए आराम से। अब एक और 6ठो आ गया, एक लेडीज बैठी थी, जरा घसक, छठा बच्चा इसको बैठाना है, और छोटा बच्चा 12 साल का है ना, मतलब ऑलमोस्ट अंजलि के साइज का, बड़ा 2 अंजलि, दोनों तो ऐसे वही है, किसी को भी इमेजिन कर लो चलेगा, ठीक है। तो छोटा बच्चा तो बस छोटा कहने को था, असल में बड़ा हो चुका था, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसकी माँ बोलेगी कि भाई साहब जरा घसकिए, एक और बच्चे को बैठा ले, तो आसपास वाले लोग आप कहाँ माथा बैठाइएगा, सही होगा ना। तो आसपास वाले लोग क्या करते हैं, रोकते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। हर सेल जब डिवाइड होता है तो आसपास के सेल्स जो उसके कांटेक्ट में होते हैं वो बोलते हैं बस रुक जा भाई, कहां लेके आ रहा और सेल हो गया। नॉर्मल सेल से बात सुन के रुक जाता है, लेकिन जो मम्मी लड़ाती होगी ना हमारा बच्चा बैठेगा, दिस इज कॉल्ड कैंसरस। तो नॉर्मली क्या हो रहा होता है, जो हमारे पास सेल्स हैं वो कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो करते हैं। लेकिन जो सेल्स कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं करते अक्सर वही कैंसरस हो जाते हैं, वो ट्यूमर कॉज कर देगा। अब ये ट्यूमर वापस से 2 तरह का, ये सब आगे बढ़ेगा देखो। सर ट्यूमर कैंसर तो नहीं होता, अभी तो बोले ट्यूमर वापस 2 तरह का। ट्यूमर बाद में कैंसर में बदल सकता है। ट्यूमर का ही 2 टाइप, कैंसरस या नॉन कैंसरस। तो ट्यूमर कैंसरस भी होता है, ट्यूमर नॉन कैंसरस भी होता है, ठीक है। देखो ना, नहीं बताते हैं। कांटेक्ट इनहिबिशन नॉर्मली में रहेगा, जिसमें बाकी सारे सेल्स इनहिबिट्स ग्रोथ को कर देंगे, और इधर क्या है, कांटेक्ट इनहिबिशन लॉस, खत्म, सेल डिवाइड करते ही जा रहा है, रुक भी नहीं करेगा। और दूसरे जो मास ऑफ सेल बन गया, मास से एक लोथड़ा बन गया, उसको क्या बोलेंगे, या फिर नियोप्लाज्म। और ट्यूमर के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं नियोप्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, नियोप्लास्टिसिटी, कि भाई इस सेल में नियोप्लास्टिसिटी आ गया, अब ये डिवाइड करता ही जाएगा, रुकेगा। अब सुनो, ये जो ट्यूमर है 2 तरह का होता है, बेंगाइन और मैलिग्नेंट। इसमें क्या होता है, बेंगाइन एक ही जगह पे रहेगा, फैलता नहीं है। बेंगाइन क्या है, एक ही जगह पे रहेगा, ग्रो ये भी कर रहा है, कांटेक्ट इनहिबिशन ये भी लूज कर चुका है, लेकिन ये एक ही जगह पे रहेगा। अच्छा, डैमेज तो करता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेगा, क्योंकि आसपास का सेल का खाली न्यूट्रिशन ही छीनेगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। अगर आप 2 के बजाय 3 रोटी खाना चालू कर दे तो फिर बात बराबर, ट्यूमर थोड़ा और बड़ा होगा, आप 4 खाइए, उसके बाद दिक्कत ये होगा कि फिर वो आसपास के सेल्स का जगह खाने लगेगा, उसको मारने लगेगा, चुपचाप ऑपरेशन कराइए, निकाल दीजिए, बात खत्म। क्या मेटास्टेसिस शो करता है, नो। व्हाट इज मेटास्टेसिस, द एबिलिटी ऑफ अ ट्यूमर टू स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसा बोले था ना, मैलिग्नेंट क्या करता है, एक जगह से उठा और फैल के कहीं भी चला जाएगा, जहां जहां उसका सेल डिपॉजिट होगा उन सब जगह पे कैंसर कॉज कर देगा। अब जरा पढ़ो, मैलिग्नेंट में ये बहुत तेजी में ग्रो करते हैं और अदर पार्ट में भी फैलते हैं, जो कि ये नहीं करता था। दूसरा, ये बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि नए नए जगह पे आक्रमण करता है, उसको डैमेज करता है, नॉर्मल सेल्स को भूखे मार देता है। क्यों, न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपीट करके। देख रहे हो, आखिरी, यस, ये मेटास्टेसिस शो करता है। मेटास्टेसिस क्या है, सेल्स जो एक जगह से थे ऐसे ट्यूमर से फैलते हैं, टूटते हैं और अलग अलग दूर दूर वाले जगह पे पहुंचते हैं ब्लड के थ्रू, और वहां पे नया ट्यूमर कॉज कर देते हैं, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। और ये सबसे डरावना प्रॉपर्टी है कैंसर का, मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी। हो गया, चलिए हटाओ ना, हार्ड नहीं है, मजा आ रहा होगा पढ़ के, हमें तो कहानी बना दी। अब देखिए कैंसर कैसे होता है, बात की थी स्टार्टिंग में जीन का, याद है। स्टार्टिंग में नॉर्मल प्रोटो ऑन्कोजीन, ऑन्को टर्म अभी यूज करके बताए थे, किसके लिए यूज करते हैं, स्टडी ऑफ ऑन्कोलॉजी। ऑन्को इज फॉर कैंसर, ऑन्कोलॉजी इज स्टडी ऑफ कैंसर, ऑन्कोजीन कैंसर जीन, प्रोटो ऑन्कोजीन कैंसर का प्रिकर्सर जीन, समझ रहे बात। तो ये प्रोटो ऑन्कोजीन है, जिसको अगर किसी भी तरीके से कॉजेटिव एजेंट मिल जाए, पता है ना कि हम सबके बॉडी में प्रोटो ऑन्कोजीन है, जो अगर किसी तरह से एक्टिवेट हो गया तो बन जाएगा ऑन्कोजीन। उसको एक्टिवेट करने वाले फैक्टर को बोलते हैं कार्सिनोजेन, कैंसर कॉजिंग एजेंट। कार्सिनोजेन किसको बोलते हैं,
कार्सिनोजन इज कैंसर कॉजिंग एजेंट। तो प्रोटोऑन्कोजीन जो है वो न्यूप्लास्टिक ट्रांसमिशन के थ्रू, देख रहे हो, न्यूप्लास्टिक मतलब अब ये मैलिग्नेंसी शो करना शुरू करेगा और कार्सिनोजन के हेल्प से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैंसरस सेल या कैंसर जीन या ऑन्कोजीन बोल लो, सेल लिखा गया वहां जीन होगा, है ना। अब इसको ट्रीट कैसे करते हैं, सॉरी अभी तुम लोग कार्सिनोजन का बात कर रहे हैं, कितने तरह के कार्सिनोजन ट्रीटमेंट नीचे मिलेगा यहाँ, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कैसे ट्रीट करेंगे आगे। अभी हम लोग ये जान रहे हैं कि कार्सिनोजन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है। सबसे पहला कुछ आयनाइजिंग रेडिएशन, एक्सरे, गामा रे, ये भी कैंसर कर सकता है, इसीलिए ज्यादा एक्सरे कराने से डॉक्टर मना करता है। सुने कभी कि ज्यादा एक्सरे नहीं करना चाहिए, यही कारण है। एक्सरे भी क्या है, कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉज कर सकता है। वो एक्सरे हमारे डीएनए को डैमेज करके प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में कन्वर्ट कर सकता है। कभी देखे हो कि जो एक्सरे करता है वो एक अलग तरह का सूट या जैकेट पहनता है, भारी टाइप का रहता है। हाँ, या जैसे बावर्ची लोग पहनता है ना उजला वाला, वैसा वो लोग का एक अलग चीज का होता है, कभी देखे, भारी बहुत रहता है। हाँ, उसके अंदर मेटल होता है असल में, और वो मेटल नॉर्मली जिंक होता है। ये क्या करता है ना, इस एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसके बॉडी में एक्सरे नहीं आएगा। अब सुबह से लेकर शाम तक एक्सरे कर रहा है, तो एक्सरे उसके बॉडी को भी तो हार्म कर सकता था, तो इसलिए वो सूट पहन के रहता है, उससे उसके बॉडी को हार्म नहीं होता, ठीक है। तो आयनाइजिंग रेडिएशन से एक्सरे और गामा रे, नॉन आयनाइजिंग ये यूवी रे होते हैं, बोलते हैं ना यूवी रे में नहीं जाना चाहिए कैंसर हो जाएगा। सुने, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, बहुत सारे यूवी रे धरती पे आ रहे हैं, इससे कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि यूवी रे इज आल्सो कार्सिनोजेनिक, इट कैन आल्सो कॉज कैंसर, इट कैन आल्सो एक्टिवेट प्रोटोऑन्कोजीन। सर जब मून इक्लिप्स होता है उसमें भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, मून इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, उन सब में भी यूवी रेज निकलते हैं। अब आपका किस्मत इतना बुरा है कि वहां से जो रेवा निकला वो आखिर में आके घुस गया, बात तो कुछ और है। बट हर बार ऐसा नहीं कि आप निकल गए तो हो ही जाएगा, लेकिन अगर आपके बॉडी पे जाके प्रोटोऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर दिया तो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दिखता थोड़ी है कि अच्छा यूवी रे वहां सारा तो साइड हट गया, जा इनमें से निकल गया, दिख थोड़ा ही रहा है, तो ये रिस्क है। उसके अलावा कुछ फिजिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट में जैसे मान लो ना, कई बार क्या होता है, गर्मी, ये देखा गया ना मेल में, खासकर मेल में स्क्रोटम में कैंसर बहुत मिल रहा था, स्क्रोटम। टेम्परेचर लोग सोचा भाई क्या हो रहा है, तो खूब चेक करा गया तो पता चला गया ना कि जो चिमनीज में, जो ईंट का भट्टी में अक्सर लेडीज लोग थोड़ा ही काम करती हैं। अक्सर घर के अंदर, घर में तो बहुत सारी लेडीज मिल जाएंगे, बट घर के बाहर साफ सफाई का काम में मेल करते हैं। तो चिमनी में जो पोछा ओछा लगाता था मेल, अब जाहिर सी बात है पोछा आज डंटा आ गया तो दूर से खड़े होकर घूम गया, एक बार हो गया, वाइप कर दिए। पहले तो लोग बैठ के मारते थे पोछा। अच्छा, लगातार आसपास का जमीन में आप आग लगाए हो, दहक रहा है ताकि आप ईंटा को पकड़ा सको, तो वो जो जमीन है वो भी तो गर्म होगा। अब कोई मेल अगर बैठकर कोई काम कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका स्क्रोटम जो कि बॉडी से थोड़ा बाहर है, और जो बना ही इसलिए ताकि बॉडी से थोड़ा कम टेम्परेचर उसको मिले, लेकिन वो अगर जमीन के, अगर मान लो यहाँ जमीन और यहाँ आपका स्क्रोटम है, जाहिर सी बात है हीट तो रेडिएट कर रहा होगा, ये तो गर्म हो रहा होगा बार बार। मान लो सुबह दोपहर शाम 3 बार पोछा मारा, यानी दिन में 3 बार उसका स्क्रोटम गर्म हो रहा है, तो ये भी कई बार इरिटेट करते 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 कैंसर कॉज कर देता है। इस तरह की क्या बोलते हैं, फिजिकल एजेंट। हीट भी करता है, चिमनी वर्क में बहुत देखा गया था। बाद में अच्छा नॉन एनर्जी का ये तो बात हो ही गया ना, यूवी रे तो हो ही गया। कुछ केमिकल एजेंट जैसे टोबैको स्मोक, तंबाकू, सिगरेट पी रहे हैं, उसका धुआं कांड तो कर ही जाएगा। बायोलॉजिकल एजेंट ये बहुत कम है। ये जो बायोलॉजिकल एजेंट्स है ना, ये लिविंग है लेकिन कैंसर कॉज कर सकते हैं। और पता है ये वाला कैंसर फैल सकता है, बाकी कोई कैंसर फैलेगा नहीं, लेकिन ये वायरस से होने वाला कैंसर फैल सकता है। मान लो किसी के बॉडी में कोई एक ऐसा वायरस है जो कैंसरस है, अब उसके बॉडी में वो वायरस है, अगर वायरस किसी भी तरीके से हेल्दी पर्सन में गया तो वहां पे तो कैंसर कर ही सकता है ना। दिस इज द थिंग। तो बायोलॉजिकल एजेंट में ऑन्कोजेनिक वायरस, कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो ऑन्कोजीन यानी कैंसर कॉजिंग जीन्स कैरी करते हैं। और ये हम सब जान चुके हैं कि हर वायरस कैसे काम करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल सेल में डालेगा और उस जेनेटिक मटेरियल को हमारे डीएनए के साथ जोड़ देगा। तो अगर ऐसा किया और उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई ऑन्कोजीन था तो हमारे सेल में तो जुड़ गया ना वो ऑन्कोजीन, कर देगा कैंसर।
अब उसको पहचाने कैसे, डिटेक्शन कैसे करें? देखो इस कैंसर का सबसे खास बात है ना कि लाइलाज नहीं है। अगर सही समय पे पता चल गया तो मैलिग्नेंट कैंसर को भी अपन ठीक कर सकते हैं। सही समय ये बहुत मैटर करता है। कैसे डिटेक्ट करते हैं जरा इसको देखिए। टेक्निक है, बहुत सारा टेक्निक है। जैसे बायोप्सी, बायोप्सी में क्या करते हैं ना कि हम लोग टिश्यू को काट के जहां पे शक हुआ कि कैंसर है वहां पे उस जगह का टिश्यू काट लेंगे। मान लो शक हुआ कि लंग में कैंसर है तो एक तो भेजेंगे चाकू, लंग का वो एरिया को काट के निकाल देंगे टिश्यू। उसके बाद टिश्यू का हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट होगा, उसको देखा जाएगा माइक्रोस्कोप में कि सेल कैसे डिवाइड कर रहा है। अगर कैंसर के तरीके से डिवाइड कर रहा होगा लगातार 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 तो कैंसर है सर। बायोप्सी में हिस्टोपैथोलॉजिकल टेस्ट होता है जो कि चेंज करते हैं कि क्या हुआ टिश्यू में, चेंज कितना साइज बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। फिर बोन मैरो टेस्ट, इसमें सेल काउंट देखते हैं। ल्यूकेमिया में मान लो ब्लड कैंसर हो गया तो ब्लड का सेल लगातार डिवाइड होगा, और ब्लड का सेल कहां डिवाइड होता है? बोन मैरो में। तो अगर हम बोन मैरो को टेस्ट कर दिए तो ल्यूकेमिया टेस्ट हो जाएगा। ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर, ये कुछ और नहीं है। ल्यूकेमिया क्या है? ब्लड कैंसर। ठीक है, ब्लड कैंसर। नेक्स्ट रेडियोग्राफी, एक्सरे। अब देखो तुम इतना सारा कुछ याद नहीं करोगे, तुमको बस ये याद करना है क्या क्या टेक्निक होता है। ये और ये इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये भी एलिजा के थ्रू करते हैं कुछ आंसर्स में। देख लिए ये नाम आपको याद होना चाहिए, व्हाट आर द टेक्निक्स। अच्छा, सीटी स्कैन में क्या करते हैं? सीटी का फुल फॉर्म याद रखना, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें क्या करते हैं? एक्सरे को यूज करते हैं और हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का 3D इमेज बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, रेडियोग्राफी में भी एक्सरे यूज करते हैं लेकिन यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन का सिर्फ इमेज बनाते हैं, 3D नहीं होता है। जैसे स्टमक ऐसा दिख रहा है, ये रेडियोग्राफी है। और अगर स्टमक ऐसा दिख रहा है कि तुम उसको गोल घुमा के देख सकते हो ऊपर नीचे हर तरफ से, तो 3D इमेज, तो क्या कहलाएगा? सीटी स्कैन। एक होता है एमआरआई, बहुत कराते हैं। एमआरआई का फुल फॉर्म याद रखना जरूरी है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ये देखो ये दोनों आयनाइजिंग था, एक्सरे सॉरी नॉन आयनाइजिंग था ना, एक्सरे क्या था? आयनाइजिंग था। एक्सरे आयनाइजिंग था, यूवी नॉन आयनाइजिंग था। ठीक है, एक्सरे यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉन आयनाइजिंग है। इसमें पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज देखते हैं, इमेज बनाते हैं। अब ट्यूमर में क्या क्या खास बात होता है, कैसे कैसे क्या करते हैं? ट्यूमर सेल जो होता है ना वो पकड़े जाने से बचने का ताकत रखता है इम्यून सिस्टम से। इम्यून सिस्टम ट्यूमर को पहचाने नहीं पाता है, ये खास है। दूसरा खास बात, इसके थोड़ा सा ट्रीटमेंट कैसे करें भाई? तो सर्जरी करा सकते हैं, रेडियोथेरेपी करा सकते हैं, कीमोथेरेपी करा सकते हैं। इसका सबसे खास बात इसका साइड इफेक्ट टकला हो जाता ना, कीमोथेरेपी से होता है। उसके साथ उसमें अनीमिया भी होता है, ब्लड का कमी होता है। केमिकल्स यूज करते हैं, केमिकल्स। नेक्स्ट इज, ये बहुत खास है, आजकल इम्यूनोथेरेपी यूज कर रहे हैं, मतलब बाकी भी करते हैं, इम्यूनोथेरेपी भी कर रहे हैं। इसमें अल्फा इंटरफेरोन देते हैं। अल्फा इंटरफेरोन्स आर बायोलॉजिकल इम्यून मॉडिफायर। अच्छा लिखा भी है, देखो एक खास बात यहाँ देखे थे, इधर देखो इधर देखो इधर देखो, एक खास बात देखे थे, जो ट्यूमर है खुद को हमारे इम्यून सिस्टम से छुपा लेता है। तो मेरा बॉडी पहचान लेंगे भाई तो पगला गया, सेल मार के भगाओ इसको, है ना। सेल डिवाइड करना नॉर्मल बात है, बट पागल की तरह डिवाइड कर रहे हैं तो दिक्कत है ना, लेकिन वो छुप जाता है हमारे इम्यून सिस्टम। इसी चीज में इम्यून सिस्टम को हम लोग एबिलिटी देते हैं अल्फा इंटरफेरोन के थ्रू। ये जो अल्फा इंटरफेरोन है ये हमारे इम्यून सिस्टम को उस कैंसर सेल को पहचानने का एबिलिटी दे देता है, इम्यून को मॉडिफाई कर देता है, जिससे हम जाके पहचान लेंगे अच्छा बेटा यही कैंसर है, मार इसको। दवा है, दवा के दौर दे रहे हैं। अल्फा इंटरफेरोन्स आर बायोलॉजिकल इम्यून मॉडिफायर दैट एक्टिवेट इम्यून सिस्टम एंड हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। ठीक है, चलिए दिस इज व्हाट वी विल लर्न अबाउट ट्यूमर्स। अगले क्लास में अपन इम्यूनिटी पढ़ेंगे और अगले 2 क्लास में ये चैप्टर खत्म कर लेंगे।